चलिए आज बात करते हैं मध्यकालीन भारत के एक ऐसे साम्राज्य की जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक इतिहास का रुख मोड़ कर रखा। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसी सल्तनत जिसकी नींव किसी राजकुमार ने नहीं बल्कि एक पूर्व गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत की कहानी किसी एक परिवार की नहीं है। इसे आप 5 अलग अलग राजवंशों की एक रिले रेस की तरह समझ सकते हैं, जहां सत्ता का बैटन एक के बाद दूसरे के हाथ में गया। शुरुआत हुई 1206 में गुलाम वंश से, फिर आए खिलजी और तुगलक, उसके बाद सैयद और आखिर में लोदी वंश, जिनका शासन 1526 में खत्म हुआ। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। उनका दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। इसी एक कदम ने भारत में एक नए इस्लामी साम्राज्य की नींव डाल दी और आने वाली कई सदियों के लिए इस पूरे इलाके का पावर सेंटर तय कर दिया। तो सबसे पहला पड़ाव था गुलाम वंश। अब इसके नाम पर मत जाइएगा। भले ही इन्हें गुलाम वंश कहा जाता हो, पर असल में इन्होंने ही इस विशाल सल्तनत की बुनियाद रखी और उसे शुरुआती दौर में संभाला। सुल्तान इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने चहलगानी बनाई। ये 40 वफादार तुर्की गुलामों का एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप था। आप इसे एक तरह की डीप स्टेट कह सकते हैं, जो न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे बल्कि सुल्तान के सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी हुआ करते थे। और इसी दौर में इतिहास ने एक बहुत ही अनोखा मोड़ लिया। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली महिला शासक बनी। हाँ, उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन सोचिए उस जमाने में एक महिला का सुल्तान बनना अपने आप में कितनी बड़ी और हिम्मत वाली बात। सुल्तान बलबन के दौर तक आते आते चहलगानी इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वो सुल्तान बनाने और हटाने तक का दम रखती थी। अब इस खतरे से निपटने के लिए बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई। मतलब बिल्कुल सीधा था, या तो पूरी वफादारी दिखाओ या फिर तलवार का सामना करो। ये सख्त अनुशासन और बेरहमी से हर विद्रोह को कुचल देने की पॉलिसी। चलिए अब चलते हैं सल्तनत के सुनहरे दौर में। खिलजी और तुगलक राजवंशों के समय दिल्ली सल्तनत अपनी ताकत, अपनी महत्वाकांक्षा और अपने इलाके हर लिहाज से शिखर पर पहुंच गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो वो शायद सल्तनत के सबसे एम्बिशियस सुल्तान थे। एक तरफ तो उन्होंने मंगोलों के हमलों से सल्तनत को महफूज रखा, दूसरी तरफ राजस्थान और गुजरात को जीतकर साम्राज्य को और बड़ा किया। उन्होंने दीवान-ए-रिसाबत जैसी सख्त मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू की, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा कदम था। और तो और अपने भरोसेमंद जनरल मलिक काफूर के जरिए सल्तनत का झंडा दक्षिण भारत तक लहरा दिया। और फिर आते हैं एक ऐसे सुल्तान जिन्हें हम शानदार विफलताओं का बादशाह कह सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। उनके आइडियाज बहुत बड़े थे, समय से कई आगे के थे, लेकिन उनको लागू करने का तरीका अक्सर एक बड़ी तबाही में बदल जाता था। देखिए उनके साथ असल में हुआ क्या। उनके बड़े बड़ी आइडियाज और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। एक तरफ लक्ष्य था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाकर पूरे साम्राज्य पर बेहतर कंट्रोल करना, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि लोगों को जबरदस्ती ले जाया गया, जिससे हजारों जानें चली गईं। फिर एक लक्ष्य था टोकन करेंसी लाकर कीमती धातु बचाना, और हकीकत पूरा बाजार जाली सिक्कों से भर गया और इकोनॉमी ही ढह गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक के उन विनाशकारी एक्सपेरिमेंट्स के बाद गद्दी पर आए फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने अपने पहले वाले सुल्तान की गलतियों से सीखा और साम्राज्य फैलाने के बजाय उसे अंदर से मजबूत करने पे ध्यान दिया। उन्होंने पब्लिक वेलफेयर को प्रायोरिटी दी, खेती के लिए नहरें बनवाईं और बेरोजगारों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो तक खोला। ये लड़ाई झगड़े से हटकर एक मरहम लगाने वाला दौर था। लेकिन फिरोज शाह की कोशिशों के बाद भी सल्तनत की जो नींव थी ना, उसमें दरारें तो आ ही चुकी थीं। उनके बाद सल्तनत के पतन की कहानी शुरू होती है। सैयद और लोदी राजवंशों के समय सल्तनत की पकड़ कमजोर होती गई और अंदरूनी झगड़े बढ़ने लगे। सैयद वंश का दौर आते आते सल्तनत की चमक फीकी पड़ चुकी थी। अब सुल्तान की सत्ता सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक ही सिमटकर रह गई थी। जो साम्राज्य कभी पूरे उपमहाद्वीप में फैलने का सपना देख रहा था, अब वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। इसके बाद आई लोधी वंश, और ये इस बिखरती सल्तनत को संभालने की एक आखिरी और शायद कुछ हद तक हताश कोशिश थी।
पर ये एक ऐसे किले को बचाने जैसा था जिसकी दीवारें पहले से ही हिल रही थीं। सल्तनत की बुनियाद कमजोर हो चुकी थी और चारों तरफ से नई ताकतें उसे चुनौती देने के लिए तैयार खड़ी थीं। और फिर वो दिन आया, साल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। पहली नज़र में ये एक तरफा लड़ाई लग रही थी। एक तरफ थी इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर फौज। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का था जो सब कुछ बदलने वाला था, बारूद। तो सल्तनत का तो अंत हो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी कहानी भी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इसने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बहुत गहरी और कभी न मिटने वाली विरासत छोड़ी। सल्तनत ने शासन का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जो इतना मजबूत था कि बाद के साम्राज्यों, यहाँ तक कि मुगलों ने भी इसे अपनाया। इक्ता सिस्टम, जिसमें मिलिट्री सर्विस के बदले जमीन दी जाती थी, या फिर दीवाने अर्ज जैसा एक पूरा आर्मी डिपार्टमेंट, ये सब उन्हीं की देन थे। उन्होंने शासन करने का एक नया खाका तैयार किया था। सल्तनत की विरासत को अगर आज भी देखना हो तो उसकी इमारतों को देखिए। उन्होंने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक बिल्कुल नई स्टाइल को जन्म दिया, जिसके बेहतरीन नमूने दिल्ली में कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा आज भी अपनी पूरी शान से खड़े हैं। और हाँ, ये दौर सिर्फ लड़ाइयों और सियासत का नहीं था। इसी समय सूफी और भक्ति जैसे बेहद ज़रूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन भी उभरे, जिन्होंने समाज में सोच और अभिव्यक्ति के नए रास्ते खोले। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ। असली सवाल ये है कि क्या ये सच में एक अंत था, या फिर ये एक नए और शायद कहीं ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य के आगाज का एक मंच था। इतिहास अक्सर हमें यही दिखाता है कि एक का पतन दूसरे के उदय की वजह बनता है।